हेलो एवरीवन, आज डेट है 13 जनवरी और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। जो हमारी फर्स्ट न्यूज है वो सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर के है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मना कर दिया है कि अभी हम सुप्रीम कोर्ट में फिजिकल हियरिंग को रिज्यूम नहीं कर सकते, दोबारा से अभी स्टार्ट नहीं कर सकते। कोविड-19 को फैलाने में सुप्रीम कोर्ट है वो एक असिस्ट के रूप में कार्य नहीं कर सकता। उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि राजस्थान और मद्रास हाई कोर्ट में जो फिजिकल हियरिंग है वो स्टार्ट हो गई थी, लेकिन बाद में जब कोविड-19 का बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया उसकी वजह से उनको बंद करना पड़ा। देखो, सीजीआई जो है वो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसके इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब उनको ओथ जो दिलवाते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। इनकी जो टर्म लेंथ है वो मैक्सिमम 65 ईयर्स एज होती है। और हमारे जो पहले जो सीजीआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो एच.जे. कानिया थे। और इस पोस्ट का जो फॉर्मेशन हुआ था ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो पोस्ट है उसका फॉर्मेशन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो सुप्रीम कोर्ट को लेकर के है। देखो, फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है और फार्मर प्रोटेस्ट में फार्मर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई भी नतीजा नहीं निकल रहा था। बार बार उनके बीच में वार्ताएं चल रही थी, टॉक्स चल रही थी, लेकिन कुछ भी रिजल्ट निकल करके नहीं आ रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के लिए बोला कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी इन फार्म लॉज को लेकर के हम उनको फॉलो करेंगे। लेकिन जो फार्मर्स है वो इससे खुश नहीं है। उनको ये बोलना है कि देखो, सुप्रीम कोर्ट कोई भी चीज का जब रिव्यू करती है ना तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर करती है। मान लो कोई भी पॉलिसी का आधार उसने माना तो कॉन्स्टिट्यूशन को आधार मानती है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को कोई भी चीज खराब नहीं कर रही, कोई भी चीज उनको ब्रेक डाउन नहीं कर रही कॉन्स्टिट्यूशन को, तो वो कभी भी ऐसे नहीं बोलेगी कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसलिए जो फार्मर्स हैं उन्होंने बोला है कि देखो, जो फार्म लॉज हैं उनसे परेशानी हमें है, हमें तकलीफ हो रही है, तो आप हमारी बात सुनो ना। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है और बोला है कि ये कमेटी मीडिएटर का काम करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच में। लेकिन जो फार्मर्स हैं उन्होंने मना कर दिया है कि वो कोई भी उनकी जो प्रोसीडिंग्स होंगी उन कमेटी की, उसमें उस प्रोसीजर में हम सहायता नहीं करेंगे। फार्म लीडर्स ने मना कर दिया है इस पैनल के साथ में काम करने से कि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्लॉय है, एक नाटक है, और उसके थ्रू, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू वो हमें कन्विंस करना चाहती है ताकि हम इस प्रोटेस्ट को छोड़ करके वापस अपने घर चले जाएं। देखो, जो सुप्रीम कोर्ट है इसका फॉर्मेशन हो गया था 1937 में, जब इंडिया आजाद नहीं था। उससे पहले ही फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से इसको जाना जाता था, लेकिन बाद में जब इंडिया आजाद हुआ तो इसका नाम चेंज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट का, और इसको सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना जाने लगा 26 जनवरी 1950 से। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो वैक्सीनेशन को लेकर के है। देखो, हमारे इंडिया में 2 वैक्सीन को अप्रूवल मिल गया है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड को। हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने कोविशील्ड से प्रत्येक डोज का 200 रुपए देकर के 110 लाख कोविशील्ड की डोज खरीद ली है। और भारत बायोटेक से भी 38.5 लाख डोज खरीदने के लिए कॉन्टैक्ट चल रहा है। 16 जनवरी से हमारे यहाँ पर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो ये वैक्सीन है वो इंडिया में, पूरे इंडिया में 4 सेंटर, मुख्य डिपो बनाए गए हैं, मेजर डिपो करनाल, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई में। वहाँ पर इनको शिफ्ट किया जाएगा इन वैक्सीन को। उसके बाद में स्टेट लेवल पर जो सेंटर बनाए गए हैं वहाँ पर इनको भेजा जाएगा। दिल्ली गवर्नमेंट ने भी वैक्सीनेशन के लिए बोल दिया है कि वहाँ पर भी, दिल्ली में भी 1000 जो वैक्सीनेशन साइट्स टारगेट डिक्लेयर किए जाएंगे जहां पर लोगों को साथ में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम स्टार्ट किया जाएगा। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो देखो, माइग्रेंट्स को लेकर के है। एक इंडेक्स पब्लिश हुआ है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कैसे माइग्रेंट जब लोग आते हैं उनके साथ में कैसा बिहेवियर किया जाता है, हर चीज के लिए एक्सेस करने में उनको कितना इजी होता है, इसके लिए एक इंडेक्स आया है। और उस इंडेक्स में जो 52 देश हैं उनके बीच में कंपैरिजन किया गया है। इसमें इंडिया को भी शामिल किया गया है। कुछ मेन पॉइंट डिस्कस किए गए हैं जिनके आधार पर ये डिसाइड किया गया है कि कौन सा देश कितना इजीली माइग्रेंट्स को सारे जो अधिकार है वो दे देता है। इसमें एक्सेस टू नेशनलिटी, एंटी डिस्क्रिमिनेशन, एजुकेशन, फैमिली रीयूनियन, हेल्थ, लेबर मार्केट, मोबिलिटी, परमानेंट रेजिडेंस,
पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। ये सारे पॉइंट्स इनको आधार माना गया है, इनके आधार पर ये इंडेक्स पब्लिश हुआ है और इस इंडेक्स का नाम है द माइग्रेंट इंटीग्रेशन पॉलिसी इंडेक्स। देखो जो हमारा इंडिया है उसको हर पॉइंट के आधार पर 49 से 52 के बीच में हमारा जो रैंकिंग है वो वेरी करता है। सिर्फ एक पॉइंट है फैमिली रीयूनियन, इसमें हमारे इंडिया का जो प्लेस है, स्थान है, वो 6th रैंक आई है। फैमिली रीयूनियन में क्या है कि मान लो कोई दो फैमिली है वो एक दूसरे से बिछड़ गई हैं, उन दो फैमिली को एक दूसरे के साथ रीयूनाइट करना और फिर उनको एक नई जगह पर रहने के लिए जगह प्रोवाइड करवाना, इस फैमिली रीयूनियन में इन पॉइंट्स को इंक्लूड किया गया था। तो इसमें इंडिया की रैंकिंग अच्छी है, इंडिया इसमें अच्छे बेहतरीन तरीके से काम करता है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो तेलंगाना को लेकर के है। तेलंगाना में देखो, तेलंगाना में जो लोग हैं उनको फ्री वाटर की अवेलेबिलिटी करवाई गई है, फ्री वाटर स्कीम लॉन्च की गई है हैदराबाद में। देखो कोविड-19 की वजह से लोगों के ऊपर प्रॉब्लम्स वैसे ही क्रिएट हो रही हैं, लोगों का जो फैमिली बजट है वो काफ़ी बिगड़ा हुआ है। उसी को लेकर के स्टेट गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है ताकि लोगों को फ्री वाटर मिल सके और लोगों के ऊपर जो पानी के बिल का जो चार्ज इंक्रीज हो रहा था वो ना बढ़े। नेक्स्ट न्यूज है आंध्र प्रदेश को लेकर के। देखो केरला में सबरीमाला टेम्पल में महिलाओं का जब प्रवेश वर्जित था उसको लेकर के काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी और उसी प्रॉब्लम्स की वजह से जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया और ये बोला कि आप भेदभाव नहीं कर सकते महिला और पुरुष में, लेकिन इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि हमारे इंडिया में बहुत ऐसे छोटे छोटे मंदिर हैं जहां पर महिला और पुरुष के बीच में भेदभाव होता है। ये जो मंदिर का बताया गया है वो आंध्र प्रदेश के कडप्पा डिस्ट्रिक्ट में है और एक लिटिल नोन हनुमान श्राइन है, मतलब भगवान हनुमान जी का मंदिर है। और इस मंदिर में क्या होता है कि बहुत सालों से ये चलता आ रहा है कि वीमेन को यहाँ पर एंट्री नहीं दी जाती, सिर्फ एंट्री ही नहीं दी जाती है, इसके अलावा यहाँ पर जो भी रिचुअल्स होती हैं, जो भी इस मंदिर में जो भी काम होता है ना, वो मैन परफॉर्म करते हैं। मंदिर का तो आप भूल ही जाओ, मंदिर में प्रवेश का तो भूल ही जाओ, ऐसा इस आर्टिकल में बोला गया है। यहाँ पर जो प्रसाद बनता है ना इस मंदिर में वो भी महिलाओं को नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर तो इतने लेवल का भेदभाव है। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि देखो जो चीज़ न्यूज़ में आ जाती है उसके लिए प्रोटेस्ट होता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है और वो हमारे लोकल लेवल पर काफ़ी बुरी तरह से फैली हुई है। तो वीमेन के लिए जो मतलब भेदभाव की जो नीति है वो हर जगह वो है और उसके लिए जो हमारी जुडिशरी है, जो हमारा लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, उनको सामने आना होगा और इनके लिए रूल और कानून को सख्त बनाना होगा ताकि वीमेन्स के खिलाफ जो क्या है भेदभाव की जो नीति है उसको कम किया जा सके। देखो नेक्स्ट जो न्यूज है वो यूएनएससी को लेकर के, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, उन्होंने अपना फर्स्ट स्पीच दिया और टेररिज्म के खिलाफ बोला। उन्होंने इनडायरेक्टली चाइना और पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम किया है कि देखो टेररिज्म, गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म कुछ भी नहीं होता है। अगर टेररिज्म को रोकना है तो जो देश इसको फैलाने के लिए काम कर रहे हैं उनके खिलाफ काम करना होगा, सख्त एक्शन लेना होगा और जो भी ग्रुप है और जो भी उन ग्रुप्स के हेड है उनको बैन करना होगा पूरे वर्ल्ड में उनकी विजिट को लेकर के। देखो जो टेररिज्म को फैलने के लिए FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो अच्छे से काम कर रहा है। ये FATF है, इसको 1989 में G7 कंट्रीज के द्वारा बनाया गया था और FATF ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है टेररिज्म को काउंटर करने के लिए। पाकिस्तान में टेररिज्म को काफ़ी फैलाया जाता है, इसीलिए FATF ने अपनी ग्रे लिस्ट में डाल दिया है पाकिस्तान को। अब FATF की अगले महीने मीटिंग होने वाली है तो उसमें देखा जाएगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने देते हैं या फिर उसको आगे इंक्रीज करके ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को 27 पॉइंट दिए गए थे जिनके ऊपर पाकिस्तान को काम करना था टेररिज्म को हटाने के लिए अपने देश से, कि टेररिज्म को वो सपोर्ट नहीं करते हैं। उन 27 देशों में से
27 पॉइंट में से 21 पॉइंट के ऊपर पाकिस्तान ने अच्छे से काम किया है। हालांकि जो 6 पॉइंट है उनके ऊपर अभी अच्छे से काम नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट महीने FATF की मीटिंग है, उसमें देखा जाएगा कि पाकिस्तान के ऊपर क्या कार्रवाई होती है। देखो, ये FATF को 1989 में बना दिया गया था। पहले ये जो FATF है वो मतलब स्टार्ट में जो इनका काम था वो मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करने के लिए काम इसको स्टार्ट किया गया था। बाद में टेररिज्म फंडिंग को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया। 2000 के लगभग आते आते FATF ने 2 लिस्ट बनाई अपनी, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। कोई भी देश, कोई भी व्यक्ति अगर किसी को भी टेररिज्म को फंडिंग कर रहा है, टेररिज्म के लिए काम कर रहा है, तो स्टार्ट में उसके ऊपर कुछ माइल्ड रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं और उनको डाला जाता है ग्रे लिस्ट में। अगर वो देश सुधर जाता है और टेररिज्म के खिलाफ काम करने लग जाता है, टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करता है, तो उसको ग्रे लिस्ट से निकाल करके फिर नॉर्मल एक कंट्री की तरह बिहेवियर किया जाता है। लेकिन अगर देश नहीं अपने आप में चेंज करता है तो उसको ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में शिफ्ट कर दिया जाता है और उसके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन है वो काफी हाई लेवल के लगा दिए जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो लेबर कोड्स को लेकर के है। ये बोला गया है कि जो लेबर चेंजेज हुए हैं, जो हमारे 4 लेबर लॉ कोड्स इनेक्ट किए गए थे पार्लियामेंट के द्वारा 2020 और 2019 में, उनको 1 अप्रैल से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये जो 29 जो लॉज थे ना, इन 29 लॉज को 4 कोड्स में शिफ्ट कर दिया गया है, जिनमें मिनिमम वेजेज, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, सोशल सिक्योरिटी और इन सबको आशा की जा रही है कि 1 अप्रैल से इनको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो फॉरेन पेज को लेकर के है। देखो, फॉरेन पेज पर एक न्यूज़ आई है कि नेपाल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है प्रदीप सिंह गयावाली, वो हमारे इंडिया की विजिट पर रहेंगे। उन्होंने ये बोला है कि देखो, इंडिया और नेपाल के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया है। काला पानी एक टेरिटरी है जिसको लेकर के नेपाल डिक्लेयर कर रहा है कि वो हमारी टेरिटरी है और इंडिया ने पहले ही अपने मैप में उसको दिखा रखा है कि वो हमारी टेरिटरी है। तो ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट इंडिया और नेपाल के बीच में चल रहा है उसको लेकर के बातचीत होगी। और जो वहाँ के PM हैं, उन्होंने ये बोला था कि हम किसी की देश के साथ में जब हम संबंध बनाते हैं, रिलेशन अब क्रिएट करेंगे, तो हमें इक्वलिटी का मैटर चाहिए। इक्वलिटी हम चाहते हैं कि दूसरा देश हमें खुद के बराबर मान करके हमारे साथ में रिलेशन बनाए, ना कि अपने आप को सुप्रीम रख करके हम कोई भी रिलेशन अब मेंटेन नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो न्यूज है वो US को लेकर के है। देखो, US में 20 जनवरी को वहाँ के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ओथ लेंगे, लेकिन जो वहाँ के पिछले राष्ट्रपति मिस्टर ट्रंप हैं, उनके समर्थक हैं, वो काफ़ी हिंसा वायलेंट हो रहे हैं और उसकी वजह से जो 20 जनवरी को जो ओथ प्रोग्राम होने वाला है उसमें परेशानी क्रिएट हो सकती है। देखो, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और जो ट्रंप के जो मतलब सपोर्टर्स हैं, वो ये आरोप लगाते हैं कि इस चुनाव में, इस इलेक्शन में मतलब धांधली हुई है और जो ट्रंप है वो जीतने वाले थे लेकिन उनको गलती से हराया गया है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, जो बाइडेन को ओथ नहीं लेनी चाहिए और ट्रंप ही राष्ट्रपति बने रहने चाहिए। तो सिक्योरिटी एजेंसीज को ये फियर है वहाँ पे US में कि जो 20 तारीख को जो ओथ का प्रोग्राम होने वाला है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ट्रंप के सपोर्टर्स के द्वारा वो प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा सकती हैं। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो मलेशिया को लेकर के है। मलेशिया ने देखो, वहाँ पर वायरस का सर्ज फिर से स्टार्ट हो गया है। इसी को लेकर के नेशन वाइड इमरजेंसी उन्होंने लगाती है। देखो, बहुत सारे देश ऐसे हैं जैसे UK है, वहाँ पर कोविड-19 का जो सेकंड वेव है वो स्टार्ट हो गई है और UK में तो पहले की तुलना में ज़्यादा खतरनाक साबित हुई है सेकंड वेव। क्यों खतरनाक साबित हुई है? क्योंकि जो जो नया स्ट्रेन आया है कोविड-19 का, उसका जो रिप्रोडक्शन नंबर है ना वो बहुत ज़्यादा है। रिप्रोडक्शन नंबर क्या होता है, मतलब कोई भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोग फैलने की जो क्षमता है वो अगर ज़्यादा हो पिछले की तुलना में, तो वो ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। अब ये जो सेकंड स्ट्रेन है उसका रिप्रोडक्शन नंबर 1.5 to 1.7 है। मतलब एक से ज़्यादा व्यक्ति, एक व्यक्ति से संक्रमित होने की क्षमता एक से ज़्यादा व्यक्तियों की है। पहले जो स्ट्रेन था उसका जो रिप्रोडक्शन नंबर था वो कम था। हालांकि अगर एक से कम
रिप्रोडक्शन नंबर होता है तो उसको माना जाता है कि ऐसे पेंडेमिक को इजीली क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था, कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।